हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल शक्ति अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आने वाली 2025 वाली, वो आपका बहुत ही जल्द आपके सामने होगी और उसके जो आवेदन है वो आपकी जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएँगे। और जो अंतिम तिथि आपकी होगी आवेदन की, वो 22 फरवरी तक आपके आवेदन होंगे। तो उसी को लेकर के काफ़ी सारे ऐसे भाई-बहन होंगे जो रेलवे ग्रुप डी के सपना होता है कि रेलवे ग्रुप डी में जॉब पाना, और रेलवे ग्रुप डी में क्या स्टडी होनी चाहिए, कौन-सी किताबों को फ़ॉलो करना चाहिए। इसके अलावा कौन से ज़ोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मॉक टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, कोचिंग आपको करनी चाहिए, ऑफ़लाइन करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन करनी चाहिए। ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं तो पेड होनी चाहिए या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो भी आपके बुक लिस्ट है मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जो भी आपकी सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं मेरे साथ मेरे भाई सौरभ मिश्रा जी हैं, जिन्होंने जो 19 का रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया था और जिसमें बहुत अच्छे स्कोर भी उन्होंने गेन किया था और सिलेक्शन भी लिया था। लेकिन कुछ गलतियाँ हो गई थी, वो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है, जिस वजह से इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बहुत अच्छे स्कोर आने के बाद भी। तो वही सब हम लोग डिस्कस करने वाले, इनसे हम लोग पूछेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है। वीडियो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और रेलवे ग्रुप डी में इस बार एक वैकेंसी को हासिल करना चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपको हमको बुलाने के लिए यहाँ पर। और मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और 2022 में मैंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था और इसका पेपर 2022 में हुआ था और जिसका परिणाम जो था वो शायद 22 में ही आ गया था और इसका जो फिजिकल था वो 2023 में हुआ था। शायद मेरा फिजिकल जो 21 जनवरी 2023 को हाँ, था। तो सर ने स्कोर भी अच्छा गेन किया था, उसके बाद सर को फिजिकल में भी बुलाया गया था, लेकिन फिजिकल में कुछ समस्या हो गई थी, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसका सर आपको क्या दुःख होता है या फिर क्या लगता है? दुःख तो होता है लेकिन क्या करें जो होना था वो हाँ, होता है बाकी। लेकिन सर ने जो आपका पेपर होता है उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी गेन किया, उनका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा कि सर को जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए बुलाया भी गया था, वो आप देख सकते हैं। तो अच्छा स्कोर किया तभी उनको वहाँ पर बुलाया गया। तो आप देख सकते हैं जो ईमेल आई थी बोर्ड की तरफ से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सर को, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। तो आप जेन्युइन बात कर रहे हैं और कोई भी फेक या कोई भी इस प्रकार का आप मत समझिएगा मेरे भाई। अब सर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो बारी-बारी से हम लोग पूछेंगे, और बहुत ही आपको अच्छी तरीके से, बहुत ईमानदारी से सारे क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। तो जैसा आप बता चुके हैं अपने बारे में कि आपने एग्ज़ाम दिया था। रेलवे के अलावा आपने और कोई और एग्ज़ाम दिए हैं या रेलवे ही आपका पहला एग्ज़ाम था? नहीं, इसके पहले मैंने यूपी का एग्ज़ाम दिया था, यूपी ट्रिपल एससी पैट। जी, जी, जो यूपी में होता है। हाँ, जो होता है वो उसको दिया था, उसी में काफ़ी मैंने सिलेबस कवर कर लिया था, जो सेम सब एग्ज़ाम का सिलेबस एक जैसा होता है, हुँ, जिससे मुझे रेलवे में एग्ज़ाम में कोई तकलीफ नहीं हुई देने में। अच्छा जी। यानी कि आपने रेलवे के अलावा और भी एग्ज़ाम हाँ जी। दिए हैं। तो हम बात करें कि जैसो कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो जो मेरे 2025 के मेरे भाई-बहन हैं, उनको आप बताइए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है रेलवे ग्रुप डी का, कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने-कितने नंबर का पूछा जाता है? देखो इसमें 25 नंबर का गणित आता है जी, और मैथमेटिक्स 25 का हो गया आपका। 25 नंबर का आपको साइंस मिलेगा, जो और एग्ज़ाम में नहीं आता लेकिन ग्रुप डी में आता है। जी, जी। और 30 नंबर का रीजनिंग आएगा और 20 नंबर का जीके जीएस आएगा। यानी कि आपका 25, 50, 30, 80 और 20 आपके 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। होती है 1/3 की हाँ, नेगेटिव मार्क। हाँ, 1/3 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए। अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद सबसे मेन चीज़ होती है किताबों को कौन-कौन आपने फ़ॉलो किया सर? कौन-सी आपकी बुक लिस्ट थी? मैथ्स के लिए आपकी क्या कौन-सी किताब को फ़ॉलो किया? रीज़निंग के लिए, इसके अलावा जीके, जीएस के लिए, करंट अफ़ेयर्स के लिए स्पेशली, और साइंस के लिए आपने कौन-कौन सी किताबों को फ़ॉलो किया? या फिर कहाँ से आपने तैयारी की? एक बार इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखो मैथ्स के लिए आप लोग को पहले सिलेबस को पूरा करें। या तो खुद से कर लें या किसी अध्यापक से कर लें। लेकिन पहले सिलेबस पूरा करें, उसका एक पूरा नोट बनाएँ और उसके बाद कोई भी किताब उठाएँ और जैसे आर. एस. अग्रवाल जी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, उसी को उठाएँ और उसी को पूरा लगाएँ। इससे आपको मैथ में कोई तकलीफ नहीं होगी एग्ज़ाम में, ये मेरा दावा है। जी। इसके बाद आप रीज़निंग के बारे में थोड़ा-सा बताइए, रीज़निंग के लिए कौन-सी किताब आपने फ़ॉलो की या नहीं की? आप सिर्फ़ प्रीवियस ईयर लगाने से काम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रीज़निंग के लिए हमने कोई भी किताब फ़ॉलो नहीं की, सिर्फ़ हमारा इससे हो गया काम। हाँ, देखो रीज़निंग के लिए तो ज़्यादा आप परेशान ना हों, उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएँ और मॉक टेस्ट से ही आपको रीज़निंग कवर हो जाएगी, परेशान ना हों उसके लिए। क्योंकि 30 नंबर की रीज़निंग आती है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है आपका रेलवे ग्रुप डी में रीज़निंग का, तो उसके लिए आप पी-वाई-क्यू आप चल जाता है उससे काम? उससे हो जाएगा आराम से। जी, जी। पहले तो आपको सारा रीज़निंग का जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने चैप्टर वो आप कवर कर लें, उसके बाद आप सीधे प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, कोई भी किताब की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो आपने जीके और करंट आती है, 20 नंबर की आपकी आती है सर इसमें, तो उसके लिए आपने क्या फ़ॉलो किया या फिर बताइए थोड़ा उसके बारे में? देखो जीके जीएस तो मैं लूसेंट से पढ़ी थी पूरी।
और लेकिन करंट अफ़ेयर्स मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था बिना करंट अफ़ेयर हाँ, पढ़े। तो करंट अफ़ेयर्स पता नहीं पढ़ भी लेते हैं तो भी नहीं बनता है हाँ, हाँ। और अगर ईज़ी आ जाता तो सबको बन जाता और अच्छे लेवल का आ जाता तो पता ही नहीं चलता, किसी को नहीं बनता वो। तो आपने जीके के लिए आपने लूसेंट को फ़ॉलो किया था। लूसेंट से आपका काम चल गया था। हाँ, चल गया था। लूसेंट बहुत ही अच्छी किताब है। हाँ, लोग उसको अंडररेटेड किए हुए हैं, लेकिन हाँ। वो बहुत अच्छी किताब कुछ लोग कहते हैं कि अब लूसेंट के ज़माने चले गए हैं। है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना बैच बेचने के लिए सब बोलते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन लूसेंट भी वो लोग खुद लूसेंट से पढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि लूसेंट में सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाते हैं। लूसेंट एक ऐसी किताब है जो प्रत्येक स्टूडेंट के टेबल पर रखी होती होती है। है। अब हम बात करें जो सबसे मेन सब्जेक्ट आपका ग्रुप डी में होता है साइंस की, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शन होते हैं, तो इसमें तीनों पूछे जाते हैं या फिर क्या होता है? देखो, 25 नंबर आपको तीनों पहुँच जाएँगे, 6-7 क्वेश्चन फिज़िक्स के, 6-7 बायोलॉजी के और 6-7 केमिस्ट्री के। इसका कोई वो क्लियर नहीं है कितने क्वेश्चन किसके आएँगे, हाँ, लेकिन आएँगे तीनों तीनों से। मतलब आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, तीनों पढ़ने पड़ेंगे और आपको तीनों पढ़ने के लिए या तो आप एनसीईआरटी फ़ॉलो कर लीजिए या फिर लूसेंट की एक स बुक आती है साइंस की, उसको फ़ॉलो कर लीजिए, जनरल साइंस करके, उससे आराम से आपका काम चल जाएगा। तो साइंस के लिए लूसेंट की एक अलग से आती हाँ, है। आती है। अब लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी कोई मेरा भाई पढ़ना चाहता है, तो कौन-सी एनसीईआरटी उसको पढ़ना चाहिए? क्लास 6वीं से 10वीं तक की या 6वीं से 12वीं तक की या सिर्फ 9वीं और 10वीं तक से काम चल जाएगा? देखो, अगर समय कम है तो आप 9 और 10वीं एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अगर समय पर्याप्त है तो आप एनसीईआरटी के साथ-साथ लूसेंट को और भी किताबों को पढ़ सकते हैं। जी, जी। काफ़ी सारे मार्केट में टीचर्स होते हैं जिनकी किताबें भी आती हैं, नोट्स भी आते हैं, तो उनको अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनको भी कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी बेस्ट है? देखो, एनसीईआरटी ही बेस्ट है, जी, क्योंकि अगर कहीं आपको प्रूफ देना पड़े कोर्ट में तो वहाँ एनसीईआरटी चलती है कि जी। टीचर ही कोई कोई किताब नहीं मानी जाती वहाँ पर, तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है। तो आपने आपने जो पैच एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी शेयर किया, इसके साथ-साथ आपने बुक लिस्ट भी बताई। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपका जो रॉ स्कोर है, जो रॉ स्कोर आपने गेन किया था, वो कितना आपका नंबर रेलवे ग्रुप डी में आपका आया था? 19 की बात कर लें। देखो, उसमें मेरा नंबर था 73 नंबर, 73 मार्क्स आए थे उसमें और जो बढ़ने के बाद 78 हो गए थे, 5 नंबर का नॉमिनेशन मिला था मुझे। अच्छा, 73 से आपके 78 हो गए थे, तो 5 नंबर का आपको जी, जी। जी। अब बात करते हैं कि आपने कौन से ज़ोन से एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन किया था आपने? कहाँ से आपने आवेदन किया था? कौन से ज़ोन देखो, से? जॉन तो मेरा चेन्नई था, अच्छा, सदर्न रेलवे चेन्नई जॉन। जो सदर्न रेलवे आपने चेन्नई से अप्लाई किया था। अब आपने चेन्नई से चेन्नई ज़ोन से अप्लाई क्यों किया? इतने दूर आप क्यों गए? आपने नज़दीकी ज़ोन जो आपका है, वहाँ से आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? तो उसका कारण ये था कि अब सुबह में से पहला फॉर्म था मेरा, तो डर लग रहा था कि शायद हो या ना हो, अपने आस-पास कट ऑफ आई जाती है, ये भी लोग बताते हैं कि बहुत कट ऑफ आई जाती है, इलाहाबाद से मत भरो, दिल्ली से मत भरो, ऐसा बताते हैं, तो फिर मुझे लगा कि शायद दूर से भर दें, शायद कुछ हो जाए, जी। तो फिर मैंने चेन्नई से ही भरना ज़्यादा अच्छा पसंद पसंद किया और वहीं से मैंने भरा। तो चेन्नई ज़ोन की जो कट ऑफ गई थी उस समय पर जब आपने एग्ज़ाम दिया था, तब कितनी कट ऑफ थी चेन्नई ज़ोन की? चेन्नई की कट ऑफ थी जो जनरल कैटेगरी की 60 नंबर। अच्छा 60 नंबर आपकी थी और आपका जो स्कोर था वो 78 8 था, था। यानी कि आपकी कट ऑफ से 18 नंबर ज़्यादा था। तो स्कोर तो सर आपका बहुत अच्छा है और बात करते हैं थोड़ा-सा और जैसे कि आपने बुक लिस्ट भी बता दी हमको, ज़ोन बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया। अब जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने भाई जो आपने किताबें बताई वहाँ से सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद उसको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? और लगाना चाहिए और आपने भी लगाया होगा या फिर नहीं लगाया उसको भी बताइएगा? और लगाया तो फिर कहाँ से लगाया? कौन-सा बेस्ट होने वाला है? मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत लगाए हैं और पेपर के 1 महीने पहले से मैं लगातार रोज़ 1 मॉक लगाता था और आप लोगों को मॉक लगाने के लिए टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर सब एग्ज़ाम के मॉक मिल जाते हैं, आप वहाँ से मॉक लगा सकते हैं। जी, जी। जैसा कि सौरभ भाई ने बताया कि उन्होंने जो मॉक टेस्ट है वो टेस्ट बुक से लगाया, तो मेरे भाई आप लोग भी वहाँ से लगा सकते हैं और बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म होने वाला मैं भी वहीं से लगाता हूँ, सर ने भी वहीं से लगाए और अगर आप उनका 1 ईयर का पास प्रो परचेज़ करना चाहते हैं मेरे भाई तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। अभी इनकी ऑफ़िशियल सेल भी चल रही है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और आप मेरा कूपन कोड सख्ती यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। तो जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेज़ कर सकते हैं, जिस वजह से आपको वापस सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। और जो भी टॉपर्स होता है मेरे भाई वो सभी लोग मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाते हैं, तो आपको भी लगाने हैं और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएँगी, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, वहाँ पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रो या जितनी भी आप कवर कर सकते हैं, तो उतना आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? अब लोग बात करते हैं कोचिंग की कि भाई आपने कोचिंग की या नहीं की और कोचिंग की तो ऑनलाइन की या फिर ऑफलाइन की? इस बारे में थोड़ा-सा बताइए। और मेरे जो भाई-बहन हैं, छोटे भाई-बहन हैं, इनको कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? तो देखो, अगर आप बिगिनर हैं तो कोचिंग ज़रूर करनी चाहिए, बिना कोचिंग के तो एक्सेल मुश्किल है और कोचिंग के साथ-साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोचिंग आपका कुछ नहीं कर पाएगी, इससे कुछ नहीं होगा लेकिन आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग की तुलना आप ऑनलाइन पे ज़्यादा करें तो ज़्यादा कुछ
सफलता मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है। आपने कैसे किया था? ऑनलाइन पर आप पढ़ाई की थी, ऑनलाइन कोचिंग की थी या फिर ऑफलाइन की थी? उस समय तो एग्ज़ाम पर एक कोचिंग बहुत चल रही थी, तो वहीं से मैंने पढ़ा था और उन्हीं का बैच लिया था। उनका बैच लिया था मैंने पैट के लिए, यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए, लेकिन उसी में सारा मैथ, रीज़निंग सब उन्होंने करवा दिया था, तो उसी से मेरा रेलवे ग्रुप डी हो गया। यानी कि आपने जो एग्जामपुर चैनल है, जो विवेक सर पढ़ाते हैं, उनका है, वहाँ से आपने यूपी ट्रिपल सी पैट का बैच जॉइन किया था, तो वहाँ से आपका कवर हो गया था, इसका आपको इसमें भी एडवांटेज मिला। देख सकते हैं मेरे भाई कि जो भी आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो सभी के जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का मैक्सिमम सेम ही होता है, तो आपको हर एक एग्जाम में वहाँ से एडवांटेज मिल सकता मिल जाता है। इसके लिए आपने कोई अलग से कोई बैच परचेज़ नहीं नहीं, किया? नहीं, नहीं। वहीं से आपको वहीं से पढ़ा था सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बाद सर आपने डायरेक्ट पीवीआर की वो आपने सॉल्व की है। सिर्फ़ मॉक लगाया और पीवाई की सॉल्व कर। तो कोचिंग के बाद हम लोग बात करते हैं भाई आपने एक बार सभी स्ट्रेटजी आप शेयर कर दीजिए जो भी आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं कि मैथ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, मैथ में किस प्रकार से आपने अच्छा स्कोर गेन किया, इसके अलावा रीजनिंग में, जीके, जीएस में, साइंस में आपका क्या स्ट्रेटजी थी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा-थोड़ा इनको बता दीजिए। जी, जी। देखो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को मैथ को एक लाइन से लिखना है सीक्वेंस से पूरे चैप्टर लिखने हैं जो लेवल में आते हैं। फर्स्ट सिलेबस। हाँ, उसे और उन चैप्टर्स को किसी भी टीचर से पूरा-पूरा देखें, बच्चा मतलब उसका नोट बनाए हुँ, और उसके बाद किसी भी पीवाई की किताब लगाएँ और उससे आपका मैथ हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आप पहले उस चैप्टर को कवर करेंगे किसी भी टीचर से और उसके बाद मॉक लगाएँगे, आपका रीजनिंग आराम से 100% पूरा हो जाएगा। और जीके जी ऐसा क्या है कि आप किताबों से कवर कराएँ, किताबें ही सर्वश्रेष्ठ हैं उसके लिए क्योंकि कोई टीचर आपको पूरा जीके जीएस नहीं करा सकता, किताबें ही आपको वो याद करना करने का सब्जेक्ट याद आपको करना ही होगा। तो यही है कि पहले आप सिलेबस करिए किसी भी टीचर से और नोट्स आपको बनाने हैं। हाँ, नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ा इनको बता दीजिए? तो अगर आप खुद के नोट बनाते हैं तो बहुत ही उसके बहुत लाभ है। आप खुद से लिखेंगे तो उससे लिखते टाइम ही आपको ये याद हो जाता है सब कुछ। जी, जी। आपने अपने नोट्स बनाए थे? हाँ, बनाए थे अगर आप लोग चाहें तो दिखा सकता हूँ, रखे जी। हुए हैं मेरे पास। तो आपने मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस के सभी सब्जेक्ट के हाँ, अपने सेल्फ नोट्स बनाए। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया होगा आपको। हाँ, लगा तो अभी आप लोगों के पास भी पर्याप्त समय है तो ये लोग भी नोट्स बना आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास 6 महीने पूरा-पूरा समय 6 महीने ज़्यादा समय है, आप अ, आराम से ग्रुप डी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जो मेरे भाई हैं जो पीडीएफ माँगते रहते हैं कि पीडीएफ पर इनको डिपेंड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? वो पीडीएफ से कोई पढ़ता तो है नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ से तो उसको प्रिंट करा सकते हैं और उसको डेली पढ़ सकते हैं। उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको। मतलब सीधी-सी बात है कि आपको फ़ोन से नहीं पढ़ना है। फ़ोन में पीडीएफ आप पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन कल फिर भूल जाएँगे भैया कल क्या पढ़ा था, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगी तो उसको आप हाइलाइट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रिंट करवा लीजिए, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन अगर आपको बड़े लेवल तक जाना है, कुछ अच्छा प्राप्त करना है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा मेरे भाई। यहाँ पर सबसे बढ़िया है कि अपने खुद की नोट्स बना सकते हैं। सबसे बेस्ट वही है। जी, जी। तो आपने स्ट्रैटेजी बता दी। अब जो भी एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो भी भाई-बहन इस बार का 2025 का एग्ज़ाम देने वाले रेलवे ग्रुप डी का, वो कौन-सी गलतियाँ ना करें जो लोग क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन आते हैं। बहुत बड़ी संख्या करोड़ों फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होते हैं, लेकिन 99% लोग यहाँ पर सफल नहीं हो पाते हैं। मात्र 1% का ही ऐसा लोग होते हैं, 1% ही लोग ऐसे होते हैं, जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। तो उनके लिए कौन-कौन सी उनको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? कुछ एडवाइस अपनी तरफ से। देखो, सबसे पहले बता दूँ फॉर्म चाहे आपको 1 करोड़ भर जाए, 2 करोड़ भर जाए, आपको डरना नहीं है सबसे पहले तो। क्योंकि वो सिर्फ़ भीड़ है, उससे कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान कुछ नहीं है। और आप लोगों को सिर्फ़ अपना सिलेबस पूरा करना है, मॉक लगाने हैं। कट ऑफ हमेशा उतनी ही आती रही, जितनी जाती है, चाहे फॉर्म 5 करोड़ भर जाएँ, 10 करोड़ भर जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो भीड़ है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। और गलती ये ना करें कि भटके ना आप यहाँ-वहाँ। जो एक टीचर को फ़ॉलो करें, उसी से पूरा सिलेबस पूरा करें, तो आज इससे कर रहे पढ़ कल उससे पढ़ रहे, सब इससे आपको बर्बादी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे पहले अगर अगर आपका हो जाता है एग्ज़ाम क्लियर, तो फिज़िकल के लिए उसको सीरियस लेके चलें। उसे ऐसे मज़ाक में लें कि हो जाएगा, मेरे मेरे साथ यही हुआ था। हाँ, हाँ। तो आराम से आप तो सर ने बताया कि सर के साथ जो सर ने थोड़ा इसको इग्नोर किया फिज़िकल को लेकर के इन्होंने स्कोर अभी अच्छा गेन किया। उसके बाद फिज़िकल में थोड़ा रनिंग में प्रॉब्लम हो गई जिस वज़ह से इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको फिज़िकल पर भी ध्यान देना, अपने हेल्थ पर भी, अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना, रनिंग पर भी ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें क्योंकि रनिंग भी इसकी अच्छी होती है और इसके बारे में आपको पता ही होगा, हम लोग भी बात करते रहते हैं। अब जो गलतियाँ ना करें वो आपको बताई सर ने कि आपको एक टीचर को सिलेक्ट करना है और आराम से अपना सिलेबस को खत्म करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है, कितने भी भाई फॉर्म पड़ जाएँ, कितने भी लोग क्योंकि भीड़ है मेरे भाई, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आवेदन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको जो बताया सर ने उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो लिमिटेड सोर्स आपकी रहे और कोचिंग पे डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? देखो पूरी तरह से ना रहें और सेल्फ स्टडी करते रहें क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी कोचिंग कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो जितना कोचिंग वालों ने करा दिया उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, उतना तो करना ही करना है, साथ-साथ अपना भी देखते रहना कि भैया प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
वो आपको दिखते रहने वाले हैं और नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। तो यही सारे जो आप लोगों के डाउट आते हैं और सभी लोग यही सब पूछते हैं भैया, ये सब डाउट जो आपके थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। अब कोई लास्ट आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, बाकी फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपना सिलेबस पूरा करें और टेलीग्राम पर सत्य अकेडमी को फॉलो करें। इसमें हम दोनों आप वहाँ पर गाइडेंस देते रहेंगे और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो आप हमको पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं और उसके लिए हम आपके लिए सदैव आपके लिए पूरे पेपर तक जुड़े रहेंगे। जी। तो यही है कि पहले सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, बिना सिलेबस के कितनी भी आप मैराथन क्लास देख लें, कितने भी प्रैक्टिस सेट लगा लें, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। तो आप आराम से करिए, सिलेबस का कंप्लीट करिए और हमारा टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जॉइन करिए। वहाँ पर सर भी जुड़े हुए हैं, एडमिन बने हुए हैं, मैं भी वहाँ पर हूँ। तो हम लोग वहाँ पर काफ़ी सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है कंटेंट होता है, वो आपको सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं सर। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रकार की वीडियो यहाँ पर आपको आते रहते हैं। रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या कोई दूसरा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उस सबसे संबंधित इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलता है, टेलीग्राम पर भी मिलता है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।